मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 16 मार्च से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि भारत की पहली ट्रेन, ठीक है, कहाँ पर चलाई गई थी, किस वर्ष चलाया गया था और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए, जो भारत की जो पहली ट्रेन चलाई गई थी, देखिए यहाँ पे पहली यात्री ट्रेन जो चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 में चली थी। मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के बीच में चलाया गया था, ठीक है। और उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। लेकिन अगर आपसे ये बात किया जाए कि भारत की जो पहली ट्रेन थी वो रेड हिल रेलवे 1837 में रेड हिल से मद्रास के चिंताद्रीपेट पुल तक चलाई गई थी, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, इसको कहीं नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की पहली वाणिज्यिक जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो कहाँ, मद्रास में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये पहली यात्री ट्रेन थी जिसका आंसर आप लोगों ने मुझे दिया था। अब हम आते हैं आज के सेशन पे, और अपने सेशन में सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा UDISC+ प्रणाली किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से, सामाजिक सुरक्षा से, व्यापार से या फिर शिक्षा से। तो देखिए यहाँ पे आपको चित्र दिख ही रहा है, ये शिक्षा से संबंधित है। UDISC का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो जो भारत की जो स्कूली शिक्षा पर यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट 2020-21 हाल ही में जारी किया गया है। तो ये क्या है? ये एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट जो है भारत की जो स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा का जो इस समय क्या स्थिति है, इस पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और यह रिपोर्ट जो है वो स्कूली शिक्षा पर सबसे बड़ी प्रबंध सूचना प्रणालियों में से एक है, ठीक है। इसके बारे में अगर बताया जाए तो ये जो एकीकृत जिला सूचना प्रणाली की जो शुरुआत किया गया था वो वर्ष 2012 से 13 के बीच में किया गया था शिक्षा के लिए। और ये स्कूली शिक्षा का सबसे बड़ी प्रबंध सूचनाओं में से एक है। इसमें देखा जाए 15 लाख से अधिक जो स्कूल हैं, और बच्चों को, कितने बच्चों को शामिल किया गया? लगभग 26.4 करोड़ से अधिक जो है इसमें बच्चे शामिल किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं UDISC+ की, तो ये स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 2018-19 में विकसित किया गया था। और UDISC+ प्रणाली में डेटा कैप्चर्स, डेटा मैपिंग और डेटा के सत्यापन के संदर्भ में सुधार किए गए। देखिए, जो पहला जो था यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन जब लॉन्च किया गया था, तो उस समय क्या होता था, जो इस प्रणाली में था, जो डेटा होते थे स्कूल से संबंधित, उन डेटा को पहले कागज के प्रारूप में भरा जाता था, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या किया जाता था कि उसको कंप्यूटर में मैनुअल रूप में दर्ज किया जाता था। इसकी वजह से बहुत सारी इसमें त्रुटियां होती थी, तो उससे हमें बहुत सारी जो व्यवस्थाओं के बारे में, उनकी स्थितियों के बारे में प्रॉपर जो है इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता था। फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया, और फिर जो ये जो डेटा जो पहले जो है कागजों पे लिखा जाता था, उसको फिर डायरेक्ट जो है उसको फीड किया जाने लगा, किसमें? सिस्टम पे। तो इसमें कुछ सुधार किया गया कि डेटा कैप्चर, डेटा मैपिंग और डेटा के सत्यापन के संदर्भ में सुधार किया गया। 2020-21 में देखा जाए तो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक स्कूली शिक्षा में 25.38 करोड़ छात्रों के दाखिले हुए हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया है। जो कि तुलनात्मक अगर वर्ष है उसके पिछले यानी कि 19-20 की तुलना में जो नामांकन है वो 28.32 लाख की वृद्धि के साथ हुआ है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि स्कूलों में बच्चों के नामांकन अधिक हो रहे हैं। इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो कोविड-19 था उसके प्रभाव के कारण जो निजी और सरकारी स्कूल, जो निजी और जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के जो छात्र थे, लगभग कितने, 39.7, ठीक है, वो लाख जो छात्र थे वो सरकारी स्कूलों में हस्तांतरित हुए हैं। किस समय में? 20 से 21 के दौरान में, ठीक है। इसके किसके प्रभाव के कारण? कोविड-19 के प्रभाव के कारण। तो ये चीज़ उसमें बताई गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मेडिकल, ठीक है, मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ये मेडिकल सिटी होगा। यहाँ पे जो है मेडिकल से संबंधित सारी व्यवस्थाएं एक ही जगह मिलेंगी, और जिसका नाम है सिटी का इंद्रायणी मेडिसिटी। और ये किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? पुणे में, चेन्नई में, भोपाल में या फिर लखनऊ में। करेक्ट आंसर इज ए है, महाराष्ट्र के पुणे में से स्थापित किया जा रहा है। तो
तो महाराष्ट्र सरकार ने एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने के लिए जितने भी स्वास्थ्य संबंधित जो उपचार होंगे, किसी भी रोग से संबंधित जो उपचार होंगे, वो एक ही जगह हमें मिल जाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक जो है देश का पहला चिकित्सा शहर स्थापित करने की घोषणा किया है, जिसका नाम क्या है, इंद्रायणी मेडिसिटी। और ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, पुणे में किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो पुणे का खेड़ तालुक है, वहाँ पे 300 एकड़ के क्षेत्र में इस मेडिसिटी को स्थापित किया जाएगा। और इस परियोजना की जो लागत है, यह परियोजना 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को आकर्षित करने का अनुमान लगाया जा रहा है। इंद्रायणी मेडिसिटी में देखा जाए तो अस्पताल होगा, चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भी होगा, यहाँ पे जो चिकित्सा यानी कि मेडिकल से संबंधित रिसर्च भी होंगे, फार्मास्यूटिकल्स का निर्माण भी होंगे, दवाओं का भी यहाँ पे निर्माण किया जाएगा, वेलनेस फिजियोथेरेपी के केंद्र, ये सारी चीज़ें हमें एक ही जगह पे मिल जाएंगी। तो इस तरीके का जो है चिकित्सा सिटी यानी कि शहर जो बनाया जा रहा है वो पुणे में बनाया जा रहा है, ऐसे घोषणा किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी राजधानी दोस्तों मुंबई है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री देखा जाए तो उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा काला तालाब किस राज्य में स्थित है, जिस तालाब में हाल फिलहाल में 50 मगरमच्छों के मृत पाए जाने की खबर आई है। तो ये काला तालाब कहाँ स्थित है, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, पर्यावरणीय दृष्टि से इसमें काफ़ी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काला तालाब जो है वो राजस्थान में स्थित है और यहाँ पे भी किन्हीं कारणों से काफ़ी बड़ी संख्या में मगरमच्छों की मौत हुई है। तो राजस्थान के कोटा जिले में ये स्थित है काला तालाब और यहाँ पे बीते महीने यानी कि फरवरी से लेकर के मार्च के दौरान जो है 50 से अधिक मगरमच्छों की मौत हो गई है। इस मौत के बाद वहाँ काफ़ी जो है हड़कंप मचा और वहाँ के जो कोटा जिले के जो वन्य जीव कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये काला तालाब का देखिए वहाँ पे निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। तो इसी सौंदर्यीकरण के दौरान जो है इसमें जो है 50 से अधिक मगरमच्छों की मौत हुई है। क्योंकि वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो मगरमच्छों की मौत का कारण ये बताया जा रहा है, जो शहरी जो सुधार ट्रस्ट है जो इसका सौंदर्यीकरण कर रहा है, उसके द्वारा जो प्रस्तावित आवास योजना के लिए पार्क निर्माण और सौंदर्यीकरण गतिविधियों के हिस्से के रूप में मिट्टी और फ्लाई ऐश फेंकने के बाद हुई है। तो इन लोगों ने ये आरोप लगाया है वहाँ के पर्यावरण करता है कि ये जो इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और जो इसका जो है निर्माण किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो इसके कारण से वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या मिट्टियों को फेंका गया है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और फिर वहाँ पे जो है फ्लाई ऐश, इसके वजह से जो है वहाँ के मगरमच्छों का दम घुट गया है, उनको ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर मिलने की वजह से उनको क्या है उनकी मौत हो गई है। तो ये आरोप लगाया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे मगरमच्छों के संरक्षण करने की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में जो है मगरमच्छों को संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी अपने आप में। तो यहाँ पे काला तालाब ध्यान रखिएगा, चर्चा में काफ़ी रहा है। चूँकि हम राजस्थान की बात करें तो ये सामने आपके मैप खुला हुआ है भारत का, और अगर हम वेस्ट की तरफ देखें तो हमें राजस्थान दिख रहा है, राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर है। और ये देखिए ये राजस्थान का मैप जो कि किन किन राज्यों से अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसके उत्तर में देखा जाए तो पंजाब है, फिर यहाँ पे जो है हरियाणा से अपनी सीमा को साझा कर रहा है, फिर मध्य प्रदेश से, और फिर गुजरात से ये अपनी सीमा को, और साथ साथ उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अशोक गहलोत, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र जो हैं यहाँ वर्तमान के राज्यपाल हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? रूपाली सिंह को, देविका वर्मा को, प्रभा नरसिम्हन को या फिर निरुपमा पांडे को? करेक्ट आंसर सी है प्रभा नरसिम्हन को कोलगेट पामोलिव इंडिया का सीईओ जो है नियुक्त किया गया है। इनका आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रभा नरसिम्हन को कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लेंगी? तो ये राम राघवन का स्थान लेंगी, जिनका प्रमोशन कर दिया गया है, जिनको पदोन्नत किया गया है कोलगेट पामोलिव कंपनी में प्रेसिडेंट एंटरप्राइज ओरल केयर के रूप में उनको पदोन्नत किया गया है। अगर हम कोलगेट पामोलिव इंडिया की बात करें तो ये कोलगेट ब्रांड के तहत ओरल केयर उत्पाद का प्रदान करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल डायरेक्ट का प्रश्न होता है। एक फैक्ट्स है कि कोलगेट पामोलिव लिमिटेड की सीईओ किसे नियुक्त किया गया? एमडी ये किया गया प्रभा नरसिम्हन को किया गया है। ठीक है,
अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि ल्यूपिन ने अपनी शक्ति पहल के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तस्वीर से ही आपने आंसर देख लिया होगा कि प्रियंका चोपड़ा को, मैरी कॉम को, मिताली राज को या फिर सानिया नेहवाल को। करेक्ट आंसर इस बी है, एमसी मैरी कॉम को ल्यूपिन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस पहल के लिए? शक्ति पहल के लिए। तो ये वैश्विक फार्मा कंपनी है जिसका नाम है ल्यूपिन लिमिटेड। तो ल्यूपिन ने 6 बार विश्व मुक्केबाज चैंपियन रही मैरी कॉम को। देखा जाए ये मुक्केबाज थी और ये 6 बार जो है विश्व चैंपियन रही हैं एमसी मैरी कॉम। इनको देखा जाए तो जो ल्यूपिन के द्वारा एक शक्ति अभियान चलाया जा रहा है उसका इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर उनको नियुक्त किया है मैरी कॉम को। अगर हम बात करें शक्ति अभियान तो इसका उद्देश्य ये महिलाओं में हृदय रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है इस अभियान को शुरुआत किया गया, शक्ति अभियान ल्यूपिन के द्वारा, जिसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया एमसी मैरी कॉम को। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस राज्य में सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करने के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर असम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में किया गया है। ये भारत सरकार और विश्व बैंक ने जो पश्चिम बंगाल में सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुँचने में सहायता करने के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार और विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के गरीब और कमज़ोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के प्रयासों के समर्थन करने के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के RBRD, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो इसका फुल फॉर्म IBRD है, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऋण पर हस्ताक्षर किया है। ये कौन सा, ये क्या है? ये जो है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक है और ये विश्व बैंक समूह के ऋण देने वाली एक शाखा है। इसी के तहत जो है जो भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच में एक समझौता हुआ है कि जो पश्चिम बंगाल, साथ में पश्चिम बंगाल की सरकार भी है, तो जो पश्चिम बंगाल में जो वंचित तबके हैं, जो गरीब और कमज़ोर समूह हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उनके 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक ऋण समझौता हुआ है। ध्यान रखिएगा किसके माध्यम से हुआ है? पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के तहत किया गया है। पश्चिम बंगाल में सामाजिक सहायता और देश में, यहाँ पे देखभाल होना था, गलत है, यहाँ पे देखभाल सेवाएं और रोजगार प्रदान करने के लिए 400 से अधिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसमें से जो अधिकांश सेवाएं हैं वो जय बांग्ला नाम के एक समग्र मंच के जरिए पेश किए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो IRBD से मिलने वाला जो आर्थिक मदद है उसमें उस मदद से देखा जाए तो अगले 4 वर्षों में जय बांग्ला अभियान को और सशक्त बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, IBRD की यहाँ पे हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि एक विश्व बैंक समूह की ऋण देने वाली शाखा है और इसकी स्थापना 1944 में किया गया था और इस कहाँ पे स्थित है? वाशिंगटन में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? वाशिंगटन, USA, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। IBRD के द्वारा जो है मध्यम आय वाले जितने भी विकासशील देश हैं, मध्यम आय वाले, उनको ऋण जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, और वैसे देखा जाए 1994 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका जो है प्रारंभिक उद्देश्य क्या था IBRD का, कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जो जितने भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो यूरोप के देश थे, ठीक है, उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं जो डाउन हो गई थी, उनका पुनर्वास करने, उनको वित्त पोषित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेगा। तो इसी के माध्यम से किया जा रहा है और चूंकि यहाँ पे विश्व बैंक की बात आ रही तो विश्व बैंक की भी स्थापना जुलाई 1944 में किया गया था। इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और वर्तमान में जो इसके प्रेसिडेंट है वो डेबी मालपास जो है वो यहाँ के समय प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, किसके? वर्ल्ड बैंक के। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय त्यागी, भूपेंद्र सिंह, अमित सिंह या फिर अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या है वो है डी है, अजय भूषण पांडे जी को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सरकार ने, ये पूर्व वित्त सचिव थे अजय भूषण पांडे, इनको 3 साल के लिए, ठीक है, इनका जो कार्यकाल होगा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में इनका 3 साल का कार्यकाल होगा। सरकार के द्वारा इनको नियुक्त किया गया और पूर्व में देखा जाए तो ये वित्त सचिव थे और वित्त सचिव के पद से भी पहले देखा जाए तो अजय भूषण पांडे वो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि उदाई के प्रमुख कार्यकारी थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की
तो ये देखा जाए इसकी जो स्थापना की गई थी वो कंपनी अधिनियम की धारा 132 के तहत इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2018 में भारत सरकार के द्वारा। और ये एक स्वतंत्र नियामक निकाय है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका कार्य क्या होता है, जितनी भी कंपनियों के द्वारा जो लेखांकन होता है, जो लेखा परीक्षा मानक होता है, उनका वो कंपनियां उसका अनुपालन कर रही हैं या नहीं, इसकी निगरानी का कार्य कौन करता है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये एक स्वतंत्र निकाय, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। किसके तहत इसकी स्थापना की गई थी, कंपनी एक्ट की धारा 132 के तहत, ठीक है, वर्ष 2018 में। ठीक है, तो इसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया अध्यक्ष अजय भूषण पांडे, इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन में भारतीय दूतावास को किस देश में अस्थायी तौर पर हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है, हंगरी, पोलैंड, फ्रांस, बेलारूस। करेक्ट आंसर इज बी, पोलैंड में जो है भारतीय सरकार ने जो यूक्रेन में भारत का दूतावास था उसको अस्थायी तौर के रूप में पोलैंड में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि वहाँ की स्थिति इस समय ठीक नहीं, युद्ध का माहौल है, युद्ध चल रहा है। और यहाँ पे जो विदेश, इन सब को ध्यान में रखते हुए जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसने ये बताया उनके अनुसार कि यूक्रेन का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे लगातार हमले हो रहे हैं यूक्रेन के कारण, यहाँ पे रूस के कारण, जिसकी वजह से वहाँ की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब होती जा रही है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय दूतावास है उसको अस्थायी तौर पर कहाँ पे, पोलैंड में हस्तांतरित किया जाएगा। ठीक है, चूँकि देख रहे होंगे कि हम बार बार खबर सुन रहे हैं कि रशिया के द्वारा जो यूक्रेन की राजधानी इसको घेरा जा रहा है, तो वहाँ पे जो यूक्रेन की राजधानी कीव है और अन्य जो प्रमुख शहर हैं उनमें लगातार रूस के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए वहाँ पे असुरक्षित था पूरी तरीके से भारत का दूतावास, तो पोलैंड में वहाँ पे इसको हस्तांतरित किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये देखिए आपके सामने यूरोप का मैप खुला हुआ है और आपको बिल्कुल हाईलाइट हो रहा होगा कौन, पोलैंड। ठीक है, पोलैंड की भौगोलिक स्थिति देख लीजिए। देखिए ये सारे देश बड़े इंपॉर्टेंट है, पोलैंड, बेलारूस, जितने भी सब न्यूज़ में रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। और यहाँ पे देखिए पोलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। ठीक है, और पोलैंड की बात किया जाए तो इसकी जो राजधानी है वो वारसा है। ठीक है, और इसकी जो अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें तो ये किन किन देशों से अपनी सीमा को साझा करता है, तो चलिए पश्चिम से हम देखते हैं। तो जर्मनी से, चेक रिपब्लिक से, स्लोवाकिया से, यूक्रेन से इतना बड़ा अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। और यहीं देखा जाए तो बेलारूस से, मोस्ट इंपॉर्टेंट रशिया से। देखिए रशिया का यहाँ पे तो भाग हम सोचते खत्म हो गया, फिर यहाँ से एस्तोनिया, लताविया, ठीक है, और यहाँ पे लिथुआनिया, लेकिन बाल्टिक नेशन ये हम देखते हैं, इसको कहते हैं। लेकिन कुछ भाग जो है यहाँ पे बाल्टिक सी से भी लगता है। कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बाल्टिक सागर से कौन कौन से देशों की सीमाएं लगती है, तो ध्यान रखिएगा रूस की भी लगती हैं, और रूस की सीमा रशिया, पोलैंड से भी लगती है, लिथुआनिया से भी लगती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर हम इसकी समुद्रिक सीमा देखें तो बाल्टिक से लगती है। ठीक है, अगर हम रूस की देखें, यहाँ पे मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है लेकिन ये यूरो नहीं इस्तेमाल करता है। इसकी जो स्वयं की मुद्रा है वो कौन सी है, जॉल्टी यहाँ की जो मुद्रा है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है मैटियस मोराविएकी, जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं एंड्रयूस डूडा जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अंतिम 9वें प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से किस संस्था या विभाग द्वारा स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम शुरू किया गया है, नीति आयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसरो या फिर वित्त मंत्रालय। करेक्ट आंसर इज सी है, इसरो के द्वारा जो है एक कार्यक्रम चलाया गया है स्कूली बच्चों के लिए जिसका नाम है युवा विज्ञान कार्यक्रम, और ये इसरो द्वारा जो है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है युविका। ठीक है, युविका यानी कि युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, इसे इस नाम से जाना जाता है, युविका। इस कार्यक्रम का जो ये कार्यक्रम है वो प्रायोजित किया जा रहा है इसरो के द्वारा, और इसको वित्त पोषित किया जा रहा है भारत के अंतरिक्ष विभाग के द्वारा। ठीक है, और एक वार्षिक अंतरिक्ष शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम, युविका कार्यक्रम। इसमें देखा जाए इस कार्यक्रम का बेसिकली उद्देश्य अगर देखा जाए कि क्यों शुरू किया गया है, तो युवाओं में जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआती रुचि को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की जो घोषणा की गई थी वो जब पूरे जो प्रमुख थे इसरो के, जिनका नाम था के सिवान, उनके द्वारा 28 जनवरी 2019 में इस कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, और इस कार्यक्रम को उसी वर्ष यानी कि 17 मई को लॉन्च कर दिया गया था, वर्ष 2019 में।
और हम लोगों ने देख ही लिया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। जो युवा हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, उन युवाओं के मन में देखा जाए तो अंतरिक्ष विज्ञान से के प्रति रुचि को जागृत करना, उनका पोषण करना, यानी कि उनकी जो रुचि है उसका पोषण करना, उसको और बढ़ावा देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ें, बच्चे जो साइंस की तरफ बढ़ें। ठीक है, क्योंकि साइंस क्या है, रिसर्च है। ठीक है, जिस देश में जितना ज़्यादा रिसर्च होता है वो देश जो है उतना ही विकास करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है ये कदम उठाई है। ठीक है, चलिए हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि वर्तमान में जो इसरो के प्रमुख कौन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आते हैं अपने अंतिम प्रश्न में, और अंतिम प्रश्न हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 कब मनाया गया? 11 मार्च को मनाया गया, 12 मार्च को, 13 मार्च को या फिर 14 मार्च को? मुझे पता है सारे आंसर कर दिए होंगे देख करके ही। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो वैसे 14 मार्च को हर वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? गणित के महत्व को बताना और हर किसी के जीवन में इसकी आवश्यक भूमिका का जश्न मनाने के लिए जो है इस दिन को मनाया जाता है। और इस दिन की शुरुआत यूनेस्को के द्वारा की गई थी वर्ष 2019 से। ठीक है, इस वर्ष गणित दिवस की जो थीम थी, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के जो विषय था, जो थीम था वो था गणित एक करता है, यानी कि गणित लोगों को एक करता है। गणित यानी कि मैथमेटिक्स यूनाइट्स। ठीक है, अगर हम भारत में बात करें तो देखिए भारत में भी राष्ट्रीय स्तर पे यानी कि राष्ट्रीय जो है गणित दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 22 दिसंबर को। देखिए आपसे प्रश्न ऐसे ही घुमा देगा, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस पूछ सकता है या फिर राष्ट्रीय गणित दिवस। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करें तो 14 मार्च को मनाया जाता है, और अगर हम राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करें तो वो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। किनकी स्मृति में? तो ये महान, जो भारत के महान गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चंस ऑफ द डे में आ जाते हैं कि मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां पाए जाने वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा है? तो भारत का कौन सा राज्य है जिसका कौन सा जिला है जहाँ पे मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनका नाम लिखें। और ये तीनों प्रजातियां कौन है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, तो इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स से संबंधित जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी एज रोज की तरह मैं कहूँगी नहीं अब। ठीक है, कल मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।